बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनमें से एक सवाल है मीरा की शादी कब होगी पाकिस्तान में, और दूसरा ये है कि सलमान की शादी कब होगी। तो आज हम आपको प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के सेशन में सलमान खान के जो हॉरोस्कोप है उससे रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि उसकी शादी होगी नहीं होगी, उसका हॉरोस्कोप कैसा है, क्यों है, किस तरह ही है। सबसे पहले ये है कि आपने देखा होगा हमने वो जो बनाया क्लिप, उसके ऊपर भी सलमान की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, मगर फिर भी आपको बता देते हैं। सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1965 65 27 दिसंबर 1965 में वो पैदा हुए, इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया में, सुबह के वक्त। ये उनका नेटल चार्ट है। इसको नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। वैसे मैं प्लैनेटरी कंडीशन भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये बात समझने में आसानी रहे। सबसे पहले ये है कि सन इन कैप्रिकॉर्न। आपने सुना होगा कि सन इन कैप्रिकॉर्न जो है, बहुत सारे लोग बड़ी सारी ख्वाहिश लेकर पैदा होते हैं कि उनका सन साइन किसी भी तरीके से कैप्रिकॉर्न में हो, या वो अपनी जो औलाद पैदा करें वो कैप्रिकॉर्न होनी चाहिए। आपको शायद याद है या नहीं याद है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन बिलावल पैदा हुआ था, बिलावल भुट्टो, तो जंग अखबार होती थी जिस वक्त बहुत सबसे ज़्यादा फेमस, उसमें एक बहुत बड़ी हेडिंग छपी थी बेनज़ीर की कि मैं अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी कैप्रिकॉर्न बच्चा पैदा ना कर सकूं। मुझे अच्छी तरह याद है, इस वजह से याद है कि मैं ख़ुद कैप्रिकॉर्न हूँ, तो मुझे इसलिए लगा कि पता नहीं उस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी कि कैप्रिकॉर्न होना कोई बड़ी एजाज़ की बात होती। जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो के वॉज कैप्रिकॉर्न, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज कैप्रिकॉर्न, मार्टिन लूथर किंग वॉज कैप्रिकॉर्न, मोहम्मद अली बॉक्सर इज़ कैप्रिकॉर्न, इब्राहिम लिंकन इज़ कैप्रिकॉर्न। तो बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स लोग ऐसे हैं जो बड़े हुए। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं एक बात बता दूं कि कैप्रिकॉर्न होना कोई बड़ी एजाज़ की बात है या हर कैप्रिकॉर्न बहुत ही आगे निकल जाता है, ये नहीं है। हर एक प्लैनेट, हर एक आदमी की प्लैनेटरी कंडीशन डिफरेंट है। ये टोटल प्लैनेटरी कंडीशन पढ़ने के बाद आप इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि कौन सा कैप्रिकॉर्न कितनी तरक्की करेगा। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न के बारे में ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में बहुत शदीद जद्दोजहद करवाता है, लेकिन जब अच्छा किसी के जायचे में बैठा हो तो ज़िंदगी में आला मकाम दिलवाता ही है। When I was born, my Saturn was in Aquarius, without any retrogression and without any particular negative aspect. So इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि प्लैनेटरी कंडीशन क्या है। खैर, अब हम पढ़ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ये जो सलमान खान है एक्टर, इनका सन है कैप्रिकॉर्न से 12th हाउस, यानी कि जिसे पहले दूसरा घर पढ़ते हैं, अगर तो घुमा कर पढ़ें तो 12वां घर पढ़ें। दूसरे घर में वीनस, मून एंड मार्स इन एक्वेरियस। यहाँ पर मून नेगेटिव है, मार्स एक्सॉल्टेड है, वीनस ठीक है। आगे थर्ड प्लैनेट यानी थर्ड हाउस में सैटर्न इन पाइसेस। सैटर्न इन पाइसेस फॉल में होता है। अगर जुपिटर अफ्लिक्टेड हो तो इनका जुपिटर इन जेमिनी विद राहु अफ्लिक्टेड है। फिर 12th हाउस जो जेन्युइन 12th हाउस है सैजिटेरियस, उसमें केतु और मरकरी। तो इसलिए ये हॉरोस्कोप रुपए पैसे के एतबार से, दोस्तों यारों के एतबार से, फेमस होने के एतबार से तो बहुत अच्छा है। बाकी इस हॉरोस्कोप में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हम बहुत आगे बढ़ें। दूसरी बात सबसे पहले सुने, सलमान खान इज़ नोन बाय हिज एग्रेसिव नेचर। जब असेंडेंट लॉर्ड उठकर तीसरे में जाकर अफ्लिक्टेड हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आदमी जो बोलता है उसको उस पर कंट्रोल नहीं रहता, एक बात। दूसरी बात यह है कि आदमी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं पाता, अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं पाता, और आदमी हमेशा दूसरों से बात करते हुए कहीं ना कहीं
अपने अंदर ये फील करता है कि वो प्योर कॉन्फिडेंट नहीं है। एक्टिंग वो बहुत अच्छी कर सकता है बट इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इन टॉकिंग। जब आप किसी के साथ नेगोशिएशन में हैं, टर्म्स में हैं, तो आप हकीकत से छुप कर अग्रेसिव नेचर की तरफ भाग जाएंगे। तो आप उसमें गुस्से का इजहार करने लग पड़ेंगे अगर कोई आपको चीज़ समझाता है। तो यहाँ पर ये बात भी बड़ी समझने वाली है कि जो लोग लोगों से बातें करते हुए, टॉक करते हुए अग्रेसिव हो जाते हैं और किसी की बात मानने को तैयार नहीं होते, उनका सेंडेंट लॉर्ड इन थर्ड जाकर कमज़ोर हो जाता है, जैसे इनका हुआ। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं उनकी, इसलिए जो टेम्परामेंट है उनका प्योर जेन्युइन कैप्रिकॉर्न वाला नहीं है। कैप्रिकॉर्न जो है वो अपनी ज़िंदगी के लेटेस्ट स्टेजेस में, स्पेशली 52 के बाद जब सैटर्न का दौर शुरू होता है, तो वो अपने आप को कंपोज करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत सारा उलझना नहीं चाहते। लेकिन ये बात याद रही, जो 52 के बाद इनकी एज शुरू होगी तो वहाँ से ये अग्रेसिव और अग्रेशन इनका आएगा। फिर इनका है कि मर्करी अफ्लिक्टेड है। जब मर्करी अफ्लिक्टेड होता है फिर मून से थर्ड में है और मून से 11वें में है। सेम नेचर के टेम्परामेंट भी और बाय नेचर भी ये आदमी वैसा ही। क्लियर? इसलिए ये बात याद हो गई कि अग्रेशन जो है वो हर हाल में इनके, अगर आप सन से पढ़ लें तब भी, मून से पढ़ लें तब भी। आगे एक्टर, व्हेन मून इज इन एक्वेरियस विद वीनस, तो आदमी एक्वेरियस में होने की वजह से अपने एक्सप्रेशन बताता है। अगर आपको देखो वो आपने सैटर्न इन एक्वेरियस, तो वे भी साइंस है। इसलिए कहा जाता है कि हर वो सैयारा जो एक्वेरियस में आता है वो एक्सप्रेशन के एतबार से बहुत बेहतर हो जाता है। तो इसलिए जब ये एक्सप्रेशन में आएंगे, एक्टिंग में आएंगे, तो आदमी अच्छा होगा ही। थर्ड, आदमी दुनिया में मशहूर कैसे होता है। मैंने उसके मैराडोना का भी एक बनाया था, डेगो मैराडोना फुटबॉलर, उन पर भी एक वीडियो बनाई थी, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं, मगर देखें ज़रूर। उससे आपको पता चलेगा कि फेम हासिल कैसे होती है। इनका राहु इन जेमिनी विच इज़ अगेन एक्सॉल्टेड, उसका मीडिएटर मरा हुआ है, लेकिन फिर वीनस की उसको ट्राइन आने की वजह से इस बंदे को इंटरनेशनल फेम मिलनी ही थी। और मून से 5वें में है, सन से 6ठे में है। मून से 5वां है कि जो आप सोचते हैं पब्लिक गैदरिंग आप कर लेंगे वो हो जाएगी। मून से 6ठा जो आप सर्विसेज देंगे, सर्विसेज की वजह से ये रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे आगे मार्स दूसरे घर में एक्सॉल्टेड विद मून। मून अगेन, अभी हमने एक पिछली वीडियो बनाई है, मून इज़ माइंड। जब मून के साथ मार्स बैठे और साथ में वीनस बैठ जाए, दो एंटी प्लैनेट एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, तो कभी आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, कभी आप बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। तो इसलिए मजमूई तौर पर ये अनप्रडिक्टेबिलिटी को शो करता है कि नॉट ए वेरी जेन्युइन एंड नॉट ए वेरी कॉन्स्टेंट पर्सन। सो इसलिए जब इनप्रडिक्टेबिलिटी आ जाती है, अनप्रडिक्टेबिलिटी आ जाती है, तो आदमी को ये बात समझने में, दूसरों को उनके साथ रहने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आदमी अनप्रडिक्टेबल है, इसके साथ क्या बिहेवियर रखा जाए, या ये दूसरों के साथ क्या बिहेवियर रख लेगा, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनकी कंपेनियनशिप बहुत अच्छी चलेगी। दूसरी बात कि कई दफ़ा ये जेल गए हैं। मार्स इन एक्वेरियस विद जुपिटर अफ्लिक्टेड, लीगल चार्जेस बार बार ज़िंदगी में लगेंगे। जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ लीगल प्रोसीजर्स। सैटर्न इन जुपिटर्स हाउस अगेन वीक, तो इसकी वजह से है कि इनको ज़िंदगी में कई दफ़ा ये मामलात तंग करेंगे, जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में लीगल प्रोसेस चलेंगे। जब जुपिटर्स नंबर इज़ 5, कम से कम 5 दफ़ा। और ये बात भी याद है कि सैटर्न इन थर्ड, सन से थर्ड और मून से सेकंड एंड 12th, सन से थर्ड में होने की वजह से रोड एक्सीडेंट, रोड्स पर लोगों को मारना, लोगों के साथ उलझाव होना, एक्सीडेंट कर देना, हो जाना काफ़ी सारा रहेगा। फिर मैंने पहले कहा कि मर्करी इनका अफ्लिक्टेड, अगर आपने गौर से देखा हो, जब ये अभी शर्ट उतारते हैं तो इनके ये लेफ़्ट साइड पे 2 कट्स लगे हुए हैं बहुत बहुत बड़े, जैसे किसी ने खंजर ने किसी ने लगाया था। मर्करी इज़ द लॉर्ड ऑफ द आर्म्स एंड मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ द हैंड्स। तो इनके हाथ और बाजू, इन पर बेशुमार चोटें लगेंगी, कट्स वुंड लगेंगे। और मार्स इज नंबर इज़ 3, कम से कम 3। तो इसलिए ये मजमूई तौर पर हर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ 2 एस्पेक्ट में, इंटरनेशनल फेम और पब्लिक एप्रिसिएशन में, जो बंदा एक्टर बन के गेम लेता है। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये अपनी ज़िंदगी में शादी
कर पाएंगी? इनकी कोई शादी नहीं होनी कभी भी, और होगी भी। ये बात याद है, ट्रांजिट में शादी हो ज़रूर जाती है, होकर कामयाब इसलिए नहीं रहनी कि सारे वो प्लैनेट्स जो सातवें के घर के हैं, सन से, मून से, मरकरी, वीनस, ये सारे के सारे बर्थ अफेक्टेड, इनकी फ्रेंडशिप चल जाएंगी, इनकी ज़िंदगी में शादियाँ नहीं होंगी। और ये बात याद रहेगी, इस वक्त 2021 में जुपिटर इस वक्त आया हुआ है मून और वीनस के ऊपर, और ये फरवरी तक रहेगा। तो इसलिए ये 2021 में तो इनकी शादी होने का कोई एस्पेक्ट्स बन सकता है कि 2021 गुजर जाता है तो फिर बाय बाय थैंक यू हो जाएगा, फिर शादी होने का कोई सीन नहीं होगा आगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे एस्पेक्ट्स मैंने बता दिए। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया दूसरा घर। दूसरा घर कहते हैं दौलत इकट्ठी करने का। दौलत के घर में दौलत का लॉर्ड ही मार्स एग्जॉल्टेड है विद मून एंड वीनस, तो बेशुमार दौलत बंदे के पास जमा होगी, बेशुमार दौलत बंदे के पास जमा होगी, जिसको अंत नहीं होगा कि उसके पास कितनी दौलत है। जिस तरह हमने एक बनाया था उसका सदगुरु का भी हारोस्कोप बनाया था, तो उनके पास भी बहुत सारी दौलत थी और उनके भी दूसरे घर में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए थे, तो इसलिए दौलत बहुत हो जाएगी, मगर वो दौलत का मसरफ कोई नहीं होगा। इनकी जमा की हुई दौलत दूसरे ही खाएंगे। इसलिए ये बात और भी याद रहे कि जब दूसरे घर में ज़्यादा प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएं तो ये आपका मतलब है कि आपका जो दौलत का खाना है वहाँ पर लोग चलकर आकर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे ख़ानदानों की ज़िम्मेदारियाँ, घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ, दूसरों की ज़िम्मेदारियाँ लेनी पड़ती ही हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा उन पर ख़र्च होता है। एक गरीब आदमी के हाथ पर अगर ये इंडिकेशंस हों तो उसका ये मतलब है कि उसकी बहन या उसका कोई भाई या उसका कोई और ख़ानदान का ऐसा आदमी माजूर हो जाएगा, अल्लाह ना करे, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि तलाक हो जाएगी बहन को या किसी बेटी को भी, जिसकी वजह से उसे ज़िंदगी में उनको पालना पड़े। तो जब बहुत अमीर आदमियों के हाथों पर ये प्लैनेट्स में ये इंडिकेशन नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जमा किया हुआ पैसा आप दान करेंगे, लोगों को देंगे, और आपके ख़ानदान के कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जिनकी ज़िम्मेदारियाँ आपको निभानी होंगी और वो आपके ख़र्चे पर पलेंगे। इससे एक अच्छी बात ये निकलती है कि वो लोग जो चैरिटी करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है जो मेरे काम नहीं आना, मैं चैरिटी करता हूँ, उनके भी हाँ ये कंडीशंस देखी जाती है। चैरिटी अगेन दूसरों को पालना ही होता है। सो इस एतबार से ये हारोस्कोप बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ इस हारोस्कोप से आपको कई एक बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं हमेशा की तरह, और मैं आपके सवाल नए से नए सवाल अगर मेरे पास आते रहेंगे तो मैं उनके जवाब देने में खुशी महसूस करूँगा। सो उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।